बैठक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुल्फी एंड कैपुचिनो का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट में क्लास अटेंड करने के बाद हम डिवाइन पैलेस नहीं गए। हम काफी देर तक वहीं लाइब्रेरी में बैठे रहे। प्रतीक मुझे ज्यादा सेट था। आखिर भूपी से उसकी करीबी ज्यादा थी। वो बस बैठा बैठा किताब के पन्ने पलट रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। मुझे शायद उससे यह सब नहीं कहना चाहिए था। प्रतीक बोला। हम लाइब्रेरी में थे, सो उसकी आवाज धीमी थी। प्रतीक के विचार इतनी जल्दी बदल जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। हम कौन होते हैं इतना रिएक्ट करने वाले? हु आर वी? प्रतीक ने कहा। मैं कुछ नहीं बोला। शायद उसका बोलना ठीक ही था। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे भूपी से कोई खास लगाव न था। मतलब लगाव तो था, पर प्रतीक जितना नहीं। वो ना तो साथ में खाता पीता था, ना ही घूमता था। कंजूस। पर अभी मुझे बूपी के बजाय वो मोबाइल दिखाई दे रहा था, जिसे खरीदने का दम मैं भर चुका था। शाम के वक्त हम डिवाइन पैलेस पहुंचे। डिवाइन पैलेस का मालिक बूढ़ा बाहर दरवाजे पर ही खड़ा था। ऐसा अमूमन नहीं होता था। उसका घूरता हुआ चेहरा देखने के हम इतने आदी नहीं थे। अब जब मिल ही गया तो नमस्ते तो करना ही था। नमस्ते, हम दोनों ने एक साथ कहा। वो तुम्हारे सामने के कमरे में एक लड़का रहता था ना? बूढ़ा बोला। वो शायद नाम भूल गया था, जैसा कि इस उम्र में अक्सर होता है। भूपी, मैंने हिंट दिया। हाँ, उसको भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अपनी कांपती आवाज में बूढ़ा बोला। क्या? यह प्रतीक की प्रतिक्रिया थी। वो, अंकुर और एक दो जने और थे। वो ही एसएमएस लेकर गए हैं। पर उसे क्या हुआ? सुबह तक तो ठीक ठाक था। मैंने पूछा। पता नहीं, बस मैंने ले जाते हुए देखा तो वैसे ही पूछ लिया, हुआ होगा कुछ। इतना कहकर बूढ़ा अंदर चला गया। शायद फोन की घंटी बजी थी। अप्राकृतिक चीजें हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, मैंने कहा। प्रतीक ने मेरी बात सुन मुझे घूरा। यह तो सरासर डबल स्टैंडर्ड था। वो तो कल रात से जाने क्या क्या कहे जा रहा था। सिक मैन, सोशल इविल, ब्लडी गे और जाने क्या क्या। मैंने थोड़ा सा कुछ क्या कह दिया, मुझे आंखें दिखाने लगा। पर उस वक्त मैंने उसे घूरने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम ऊपर अपने कमरे में गए। बाकी सभी कमरों पर ताले लगे हुए थे, यानी सभी हॉस्पिटल गए थे। यह हमारा अंदाजा था। हमने अपने बैग्स कमरे में रखे। तुम्हें पता है ये एसएमएस किधर है? मैंने प्रतीक से कहा। हाँ, यहाँ से सिटी बस नंबर 13 वहीं जाती है। प्रतीक बोला। प्रतीक का सिटी बस का नॉलेज वाकई जबरदस्त था। कौन सी बस कहाँ से कहाँ जाती है वो इस अनजान शहर में भी जानता था। प्रतीक ने बताया कि यह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें बाद में उसने जोड़ा कि शहर का ही नहीं पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इस सबसे बड़े अस्पताल तक पहुंचने के लिए बस कहाँ से मिलेगी, कहाँ उतरना है, सब प्रतीक ने गाइड किया, बिना किसी से पूछे। उसे जरूर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया होगा। प्रतीक ने अपने आप से कहते हुए अपने कदम दूर दिख रहे एक दरवाजे की ओर मोड़ लिए। हम एसएमएस के गलियारों में थे। एक गैलरी को क्रॉस करते ही सामने एक कांच के दरवाजे पर लाल रंग में इमरजेंसी वार्ड लिखा हुआ था। हम उसके अंदर चल दिए। प्रतीक आगे था। वो ऐसे चला जा रहा था मानो वो इस अस्पताल से भली भांति परिचित हो। एक बड़े से हॉल में बहुत सारे बेड लगे हुए थे। हमने अपनी नजरें दौड़ानी शुरू की। चारों ओर मरीजों को देख मुझे ऐसा लगा कि वॉमिट आ जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर नाक मुंह पर लगा लिया। इससे दवाइयों की आ रही गंध कुछ कम जरूर हो गई। वो रहा। प्रतीक ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। मैंने उधर देखा। वहां अंकुर और दो तीन लड़के खड़े थे। हम भी वहीं चल दिए। वे सब भूपी को घेरे हुए थे। भूपी बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ ही लग रहा था, बेहोशी की हालत में भी। इरशाद वहां नहीं था। क्या हुआ इसे? मैंने अपनी नाक से रुमाल हटाते हुए अंकुर से पूछा। भगवान जाने, अंकुर बोला। क्यों? डॉक्टर ने क्या कहा? यह सवाल प्रतीक की तरफ से था, जिसमें वो माहिर था। यह उसकी बदकिस्मती थी कि वो स्टूडेंट था। उसे तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला होना चाहिए था। मेरे पापा इसमें उसका हाथ बटा सकते थे। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसने ट्राइका खाई है। अंकुर ने ऐसे कहा जैसे कि उसे उम्मीद थी कि हम ट्राइका के बारे में जानते हैं। काश कि उसने ट्राइका ना कहकर
क्लोरोमिंट कहा होता। मैं मन ही मन मुस्कुराया। उसने हमारे चेहरे को देख शायद यह बात समझ ली और अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए बोला, आई मीन नींद की गोलियां, सुसाइड अटेम्प्ट। व्हाट? भूपी ने खुद को मारने की कोशिश की? प्रतीक ने आश्चर्य से कहा। उतने ही आश्चर्य से जब उसने कहा था, दीज गाइज आर गे, ब्लडी गे। पुलिस केस है यार, जब तक पुलिस नहीं आ जाती ये लोग इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे, अंकुर बोला। ब्लडी सिस्टम, आई हेट दिस सिस्टम। मैंने ऐसे कहा मानो हर कोई जानना चाहता हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। बट उसने अपने को खत्म करने की कोशिश क्यों की? अंकुर ने पूछा। फिर वो जवाब की अपेक्षा में हमारे चेहरों की ओर ताकने लगा। द न्यू क्वेश्चन पेपर सेटर, मेरी नई खोज। पता नहीं, कल शाम तक तो नॉर्मल था और यह तो वैसे भी कम ही बोलता था। कभी कुछ बताया नहीं। कल रात वाली बात को छिपाते हुए मैं बोला, इरशाद कहाँ है? प्रतीक ने पूछा। पता नहीं, उसने कहा कि तुम अस्पताल पहुंचो, मैं आता हूँ। अब तक तो आया नहीं। अंकुर ने जवाब दिया। वो नहीं आएगा, मैंने मनी मन कहा। डॉक्टर नहीं आए थे, उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था। शायद वो पुलिस का इंतजार कर रहे थे। मैं इस तरह का सीन कई फिल्मों में देख चुका था। वेयर इज द डॉक्टर? इधर उधर नजरें घुमाते हुए प्रतीक बोला। शायद अपने कैबिन में हो। अंकुर ने जवाब दिया। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर भास्कर। हम्म। इतना कहकर प्रतीक डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। हम इमरजेंसी वार्ड से बाहर आ गए थे। कहीं मेरी वजह से तो उसने यह सब नहीं किया? प्रतीक चलते चलते बोल रहा था। उसने शायद अपने आप पर शर्म आई हो और अपनी बेइज्जती से बचने के लिए। देख, ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को दोषी मत समझ। और अगर ऐसा है भी तो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ था। मैंने प्रतीक की बात बीच में काटते हुए कहा। पर उससे मेरा या तुम्हारा अपराध कम तो नहीं हो जाता। हमने उससे कहा कि हम उससे नफरत करते हैं। जिससे के साथ इतने दिन बिताए वो हमारे ग्रुप का हिस्सा था। उससे नफरत, अचानक नफरत, बिकॉज ही इज नॉट नॉर्मल। और उस कमीने इरशाद को हमने कुछ नहीं कहा। हमने अपना पूरा गुस्सा उस पर उतार दिया। वो कमीना तो एक बार भी नहीं आया यहाँ, आएगा भी नहीं। उसे डर है, डरपोक है वो। कहते हुए प्रतीक की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। एसएमएस की गैलरी काफी लंबी थी। प्रतीक एक कमरे के आगे जाकर रुक गया। डॉक्टर भास्कर। मैंने कमरे के बाहर लिखे हुए बोर्ड को पढ़ा। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। प्रतीक मुझे रुकने का कहकर खुद वहां से चल दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। पता नहीं प्रतीक ने अंदर क्या बात की, मुझे बाहर खड़े खड़े सुनाई भी नहीं दी। भले ही मैंने 2 बार दरवाजे से कान लगाए। 10 मिनट बाद प्रतीक डॉक्टर के साथ बाहर निकला। मैंने डॉक्टर को हेलो कहा, उसने गर्दन हिला दी। पिछले 2 दिन से जो हो रहा था वो कल्पना से परे था, अप्रत्याशित था। यह 2 दिन मुझे मेरे मोबाइल से दूर किए जा रहे थे, नेहा से दूर किए जा रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप किया। बेहोश भूपी की आंखों को खोलकर देखा। फिर पास में खड़ी नर्स को अपनी डॉक्टरों वाली भाषा में कुछ कहा, जिसे मैं नहीं समझ पाया और प्रतीक समझा कि नहीं, पता नहीं। फिर नर्स इंजेक्शन की तैयारी करने लगी। मुझे इंजेक्शन से डर लगता था, पर यह मेरे लिए नहीं, भूपी के लिए था। शायद उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के लिए ही कहा था। आप इसे घेर के खड़े मत रहें। यहाँ एक कोई एक यहाँ रुका रहे, बाकी चाहें तो जा सकते हैं। घंटे भर में होश आ जाएगा। ट्राइका की ओवरडोज की से ये बेहोशी की हालत में चला गया है। डॉक्टर ने मामला साफ किया और हमारा तनाव कम किया। आई होप ही इज आउट ऑफ डेंजर, प्रतीक ने कहा। यस बेटा, लेकिन अगर इसने 2-4 गोलियां और खा ली होती तो शायद क्रिटिकल स्टेज होती। पर अभी चिंता की कोई बात नहीं है। बस एक बार होश आ जाए, इसने आत्महत्या की कोशिश की है, ये दोबारा भी कर सकता है। इसे अकेला मत छोड़ना। डॉक्टर भास्कर ने नर्स को कुछ लिख कर दिया और फिर हमें पूरी स्थिति से अवगत कराया। पुलिस को इन्फॉर्म पहले ही किया जा चुका है, सो वो तो आएगी ही। उससे निपटना तुम्हारी जिम्मेदारी। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की। या तो वो एक सामान्य डॉक्टर नहीं था या हम सामान्य नहीं थे। कोई तो बात थी। वो हमसे बहुत तमीज से बात किए जा रहा था। बचपन में बहुत सी कहावतों को कहते सुना था। उनमें से एक थी, शैतान का नाम लो शैतान हाजिर। और उस दिन मैंने सच होते देखा। सामने से एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल हमारी ओर चले आ रहे थे। मैंने प्रतीक के चेहरे की ओर देखा। उस समय अंकुर भी उसी की ओर देख रहा था। प्रतीक ने आशा भरी नजरों से डॉक्टर की ओर देखा। तब तक वो दोनों हमारे पास आ चुके थे।
डॉक्टर हमें बताया गया था कि यहाँ कोई सुसाइड केस है। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से कहा और एक नज़र हम सब पर भी डाली। मैंने चेहरे को नॉर्मल बनाने की कोशिश की। इट वाज़ जस्ट अ फर्स्ट साइट ओपिनियन। दरअसल आजकल के स्टूडेंट पर इतना दबाव होता है कि वो अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं। इसी तनाव में इन्हें नींद नहीं आती। सो अधिकतर स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के समय नींद की गोली खाते हुए देखा गया है और कई बार अनजाने में यह लोग ज़्यादा गहरी नींद के लालच में ओवरडोज़ ले लेते हैं। यहाँ भी यही हुआ है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की भूपी को बचाने की। उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने ऐसे गर्दन हिलाई मानो वो सारी बात समझ गया हो। फिर उसने हमारी ओर देखा। यह लोग कौन हैं? यह सवाल पूछकर उसने हमें जवाब का ऑप्शन भी दिया। उसके साथ हो क्या? हालांकि उसकी आवाज में घनघोर बेरुखी थी। अंकुर के चेहरे पर पसीना अपना हक जमाने लगा। मैं प्रतीक की ओर देखे जा रहा था। हाँ, हम लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं, प्रतीक बोला। इंस्पेक्टर ने कुछ सेकंड की खामोशी ली। शायद वो अगला सवाल सोच रहा था। इसका मतलब मेरे पापा इस इंस्पेक्टर से तो अच्छे हैं। आखिर उन्हें सवाल पूछने के लिए सोचना जो नहीं पड़ता। ये पहले भी नींद की गोली लेता था? इंस्पेक्टर को सवाल मिल गया था। हाँ, मैंने कहना शुरू किया। एक्चुअली हम सभी लेते हैं। मेरी इस बात पर प्रतीक और अंकुर ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए मानो वो मेरी बात से पूरी तरह सहमत थे। कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से हाथ मिलाया और एक नजर भूपी पर डालते हुए वहां से चल दिया। यू आर रियली स्पॉन्टेनियस, डॉक्टर ने मुझसे कहा। मैं मुस्कुरा दिया। थैंक यू, प्रतीक ने डॉक्टर से कहा। फिर वो दोनों इमरजेंसी वार्ड से बाहर चल दिए। मैं और अंकुर वहीं भूपी के पास खड़े रहे। थोड़ी देर बाद प्रतीक वापस आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि आज रात इसे यहीं रखना पड़ेगा और जब तक इसे होश नहीं आ जाता, हम में से किसी न किसी को यहाँ तो रुकना ही होगा। तुम एक काम करो अंकुर, तुम शाम तक यहाँ रुक जाओ, तब तक हम दोनों खाना खाकर आ जाते हैं, फिर हम दोनों रात को यहाँ रुक जाएंगे, तुम चले जाना। प्रतीक की बात पर अंकुर ने गर्दन हिला दी। ओह गॉड, मुझे भूपी की हिलती गर्दन याद आई। इट मीन्स अंकुर ऑल्सो, नो 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 नो। ठीक है, पर जल्दी आ जाना, यूं नहीं कि टेस्ट की तैयारी करने बैठ जाओ, अंकुर ने भूपी के पास बैठते हुए कहा। उसके कहने से एक बार फिर याद आया कि टेस्ट की तैयारी तो हो ही नहीं पा रही। कल की रात तो खराब ही हो गई और आज की रात भी। शायद अब नेहा को मैं कभी फोन नहीं कर पाऊंगा। राजस्थान से था, जबान से नहीं मुकर सकता था। इन सब के बीच हम यह तो भूल ही गए थे कि हम जयपुर एमबीए में एडमिशन लेने आए थे। मैं और प्रतीक डिवाइन पैलेस चल दिए। वहां जाकर देखा तो इरशाद के रूम पर ताला लगा हुआ था। ब्लडी डरपोक, तक वापस नहीं आया। प्रतीक बोला। प्रतीक को आजकल गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ रहा था। पता नहीं वो गुस्सा किसका था, कभी इरशाद, कभी अंकुर और कभी भूपी पर निकल रहा था। रात के 10 बज चुके थे। मैं अपने साथ एक बैग ले गया था जिसमें रीजनिंग की और आर एस अग्रवाल की बुक रखी थी। मैंने सोचा शायद कुछ फायदा हो, वक्त मिलेगा तो पढ़ लेंगे। भूपी's suicide attempt was about to kill my relationship with Neha. By the way, what kind of relationship I have with her? मुझे मेरे ही सवाल का जवाब नहीं मिला। जिंदगी में दूसरों के लिए चाहे कितना करो, सब होता जाएगा, पर जैसे ही अपने लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे, सब मामला बिगड़ता जाएगा। भूपी को ट्राइका खानी ही थी तो 2-3 दिन और इंतजार नहीं कर सकता था। टेस्ट तो हो जाने देता। भूपी को होश आ गया था, पर शरीर में कमजोरी थी। शायद उसने ट्राइका कुछ ज्यादा ही ट्राई कर ली थी। वो बोलने वाली हालत में नहीं लग रहा था, या फिर शायद वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा था। हमें देखकर उसने नजरें नीचे झुका ली। उसकी आंखों से लुढ़क कर नीचे गिर गए आंसू हम साफ तौर पर देख पा रहे थे। उसे जनरल वार्ड से निजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। पता नहीं प्रतीक ने यह सब कैसे मैनेज किया। सरकारी अस्पताल में वार्ड पाना किसी चुनाव में टिकट पाने से कम मुश्किल नहीं होता। आने के बाद उसने एक बार डॉक्टर भास्कर से जरूर बात की थी। शायद उन्होंने ही यह वार्ड दिलवाया था। मैं और अंकुर भूपी के बेड के पास रखी कुर्सियों पर बैठे थे, जिन पर बैठना अपने आप में सजा थी। लकड़ी के पाटिए की कुर्सी से निकली कील चुभ रही थी, सो मैं खड़ा हो गया। वार्ड की दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था या जगह जगह पर लगा हुआ था, कह पाना मुश्किल था।
वहां जनरल वार्ड में कम बदबू थी, कम मरीज, कम बदबू। मतलब मरीजों की संख्या हॉस्पिटल से आने वाली बदबू के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब मेरी रीजनिंग स्किल्स अच्छी हैं। मतलब अभी भी मोबाइल जीतने का चांस है। मैं मुस्कुराया। शायद ये नेहा का ही प्रभाव था। गोपी को दवाई दे दी गई थी। दवाई के पैसे प्रतीक ने दिए थे। हालांकि मैं भी दे सकता था, पर प्रतीक ने मुझे रोक दिया। अंकुर ने बताया कि उसने भूपी से ज्यादा बातें नहीं की, बस खाने के बारे में पूछा। डॉक्टर के कहे अनुसार उसे जूस पिला दिया था। अंकुर वापस जा चुका था। हम भूपी के ठीक सामने बैठे थे। भूपी हमसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। प्रतीक उससे कुछ कहना चाह रहा था, पर मैंने आंखों से इशारा कर कुछ भी बात करने से मना कर दिया। कहीं प्रतीक से वो सारी बातें ना छेड़ दे। मैंने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखा और नजरों से बाहर की ओर चलने का इशारा किया। मैंने सोचा, बाहर जाने से पहले भूपी से कुछ भी कह के यह जता देना चाहिए कि हम उसके साथ हैं, हमें उसकी फिक्र है। तुम चाय लोगे? हम पीने जा रहे हैं, तुम्हारे लिए लेते आएंगे। अपनी फिक्र जताने का मुझे इससे बेहतर तरीका नहीं सूझा। मैंने भूपी के जवाब का इंतजार किया, पर उसने अपनी गर्दन को आज नहीं हिलाया। द हैंगिंग नेक वॉज ऑन रेस्ट। डोंट वरी, यू विल बी ऑल राइट, प्रतीक ने कहा। भूपी की आंख से एक बार फिर आंसू लुढ़क गए। प्रतीक ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर प्रतीक ने इशारा किया और हम दोनों रूम से बाहर आ गए। भूपी रूम में अकेला था। एसएमएस के बाहर की चाय की दुकान हर टाइम खुली रहती है। प्रतीक ने वार्ड से बाहर आकर गैलरी में चलते हुए कहा। प्रतीक जयपुर के बारे में सब कुछ जानता था, पता नहीं कैसे। मैंने उसकी बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक बार उसके चेहरे पर नजर डाल दी, जिसका मतलब था मुझे उसके इस ज्ञान का की कद्र है और मैं चाय पीने का इच्छुक हूँ। वहां की चाय सत्तू की चाय से बेहतर नहीं थी। अपनी चरम सीमा तक काली हो चुकी चाय की पतीली को देखते हुए चाय को निगल पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में हम वहां से उठकर वापस एसएमएस की चार दीवारी में आ गए। डिस्पोजल कप गर्म होने की वजह से हाथ जल रहा था। मैंने उसे कोने से पकड़ लिया। हालांकि कप पकड़ने का यह तरीका काफी अनोखा था। प्रतीक अपने कप के साथ काफी सहज था। प्रतीक, एक बात बताओ यार, यू नो अबाउट एसएमएस? यू नो अबाउट डॉक्टर्स केबिन, गौरव टावर, बरिस्ता, कॉफी हाउस? तुम जयपुर के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? तुम तो जोधपुर से हो। मैं हाथ में कप पकड़े बोले जा रहा था और बात खत्म करके कप को मुंह से लगाया। चाय ठंडी हो चुकी थी। मैं कप को अब आसानी से पकड़ सकता था। प्रतीक अब तक चाय खत्म कर चुका था। मेरे सवाल का अब तक उसने जवाब नहीं दिया था। मेरे ख्याल से यह तुम्हारे लिए अनजान शहर है। मैंने जवाब के इंतजार में सवाल को फैलाया। चाय का कप अब तक मेरे हाथ में था। अब हम एसएमएस की पार्किंग के पास से गुजर रहे थे। एक अजनबी शहर के बारे में इतना सब कैसे जान सकता है? जयपुर इज ब्लडी माई ओन सिटी। आई एम नॉट ब्लडी स्ट्रेंजर। मेरा अपना शहर है जयपुर। प्रतीक चिल्लाते हुए बोला। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे कि बातों को दोहराना उसकी आदत थी। उसने एक बार फिर दोहराया, आई एम नॉट ब्लडी स्ट्रेंजर। मैं उसके चेहरे की ओर ताकने लगा। जयपुर इसका अपना शहर है, पर उसने तो कुछ और ही बताया था। मुझे इतना आश्चर्य हुआ मानो उसने कहा हो कि वो मंगल ग्रह से आया है। वॉट? मेरे मुंह से निकला। मैं चलते चलते रुक गया। चाय अब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। मैंने कप में बची दो घूंट चाय को नीचे गिरा दिया। मैंने प्रतीक के चेहरे को प्रश्नवाचक नजरों से घूरा। प्रतीक चुप था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसी ने कहना शुरू किया, मैं 4 साल पहले जयपुर में ही रहता था। प्रतीक ने रहस्योद्घाटन किया। हम सब जयपुर में ही रहते थे। मैं, मेरी मम्मी और पापा। पापा कहते हुए उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। फिर वो हमें छोड़ किसी और के पास चले गए। प्रतीक ने गहराती आवाज में कहा। मैंने सोचा कि शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैंने कहा, सॉरी फॉर वॉट? यू मस्ट नॉट बी। अगर किसी को सॉरी कहना चाहिए तो उन्हें, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। प्रतीक पूरे आवेश में था। पापा और मम्मी की अरेंज मैरिज थी। कुछ साल बाद दोनों में झगड़े होने लगे। पापा डॉक्टर थे और मम्मी एक सीधी सादी 10वीं पास गृहिणी। शायद एक दूसरे को समझ नहीं पाए।
लड़ाई झगड़े होने लगे और एक दिन अलग होने का डिसीजन ले लिया, बिना मुझसे पूछे। मम्मी ने तलाक देने से मना कर दिया। मुझे कहा गया कि जिसके साथ रहना चाहूँ रहूँ। मैंने पापा को चुना। मम्मी नाना-नानी के पास जोधपुर चली गई। प्रतीक ने पूरी बात की। और तुम अपने पापा के ही पास रह गए। और फिर तुम पापा से अलग कैसे हुए? मैं काफ़ी कुछ जान लेना चाहता था। हुआ कहाँ? कर दिया गया। समझा नहीं। पापा और मैं बड़े प्यार से साथ रहते थे। जब चाहता मम्मी से मिलने चला जाता। फिर एक दिन पापा ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन तो सब सही चलने लगा। फिर पापा तनाव में रहने लगे। उनकी नई पत्नी भी मुझसे रूखा बर्ताव करने लगी। पापा छोटी-छोटी बात पर गुस्सा कर देते। एक बार रात को जरा-सी देर से क्या आया, मुझ पर टूट पड़े। क्या-क्या नहीं कहा। बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, यहाँ भी हमारा जीवन जीना मुश्किल कर रखा है। तुम्हारी वजह से मेरी नई ज़िंदगी में भी खुशियाँ नहीं हैं। कब तक तुम्हारा बोझ ढोना पड़ेगा? चले जाओ इस घर से अपनी माँ के पास और फिर कभी दोबारा मत आना, कभी नहीं। मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखना चाहता। मैं कुछ समझ नहीं पाया, बस रोता रहा। कोई चुप कराने नहीं आया। पहली बार मम्मी बहुत याद आई। अगले दिन पापा ने मुझे जोधपुर की बस में बिठा दिया और एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने उस दिन तय कर लिया कि मैं उनसे उतनी नफ़रत करूँगा, जितनी कभी किसी बेटे ने अपने बाप से नहीं की होगी। कहते-कहते प्रतीक की आँखें लाल हो गई थीं, पर इतने पर वो रुका नहीं। बरसों से जो मन में फँसा था, आज वो निकाल देना चाहता था। यू नो मेरे नाना-नानी ने कई बार कहा मेरी मम्मी से कि वो तलाक ले ले, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरी मम्मी ने तलाक लेने से साफ-साफ मना कर दिया। आज 4 साल से मैंने अपने पापा को नहीं देखा, ना ही उनकी आवाज़ सुनी। प्रतीक की आवाज़ भर्राने लगी। अगर उस वक़्त मैं उसे गले नहीं लगाता, तो वो शायद रो देता। मैंने उसे काफ़ी देर तक गले लगाए रखा। भले ही मेरी शर्ट से पसीने की बदबू आ रही थी, पर उसने अलग होने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब कि उसे अच्छा लग रहा था। आज इतने दिनों बाद वो अपने दिल की बात किसी से कह पा रहा था, जो शायद जन्मदिन वाली रात को ही कहना चाह रहा था, जब उसने कहा था आई एम नॉट हैप्पी। अब तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती है? जोधपुर। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, वो मेरा ननिहाल है। हम लोग वहाँ नाना-नानी के घर पर रहते हैं, पर मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। हम नया घर खरीद सकते थे, पर फिर मम्मी को अकेले रहना पड़ेगा, इसलिए हम वहीं रहते हैं। मैं अपनी माँ को इतनी लाचारी की हालत में नहीं देख सकता, इसलिए मैं कम से कम जाता हूँ वहाँ। एमबीए होने के बाद मम्मी को अपने पास ही बुला लूँगा। और फिर तुम इंस्टीट्यूट की फीस वगैरह आई मीन ये सब कैसे अफ़ोर्ड करते हो? मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। बस प्रतीक के मन की हर बात मैं जान लेना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि प्रतीक की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं या किसी के चारों ओर ऐसा माहौल भी हो सकता है। मेरे लिए तो मेरी मम्मी का मेरी पैंट का पोंछा बना लेना या पापा का बार-बार सवाल पूछना ही सबसे बड़ी परेशानी थी। हर महीने मेरे पापा मेरे खाते में बहुत से पैसे जमा करा देते हैं, मेरे ना चाहते हुए भी। मुझे उनसे उनका साथ चाहिए, ना कि पैसे। पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं मम्मी को किसी के भी आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देखना चाहता, ख़ास तौर से मेरी वज़ह से। मुझे उनके दिए पैसों को काम में लेना पड़ता है, लेकिन एक-एक पैसे का हिसाब मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ। जिस दिन मैं कमाने लगूँगा, उनकी पाई-पाई चुका दूँगा। प्रतीक की आँखों में भर आए आँसू अब की बार छलक ही पड़े। प्रतीक ने आँसू पोंछे और बोला, "मैं अपनी रूटीन लाइफ़्स में अपने दुःख को शामिल नहीं करना चाहता। मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और मम्मी को भी खुश देखना चाहता हूँ। शी इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। शी इज़ एवरीथिंग टू मी। मेरे लिए सब कुछ वही है।" प्रतीक ने अपनी पूरी किताब मेरे सामने खोलकर रख दी। मुझे नहीं सूझा कि मैं उससे क्या कहूँ। ऐसी सिचुएशन मेरे लिए मेरे पास कभी शब्द नहीं थे। मैं उसे किसी प्रकार से के सांत्वना वाले शब्द नहीं कहना चाहता था। मुझे पता था प्रतीक को उनकी ज़रूरत नहीं है। वो मेरी सोच से ज़्यादा मजबूत था। हम चलते-चलते एक बार फिर एसएमएस की गैलरी में आ गए थे। मूवी को अकेले छोड़े हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया था। सो हम वापस वार्ड की तरफ चल दिए। प्रतीक के साथ बिताया पिछला 1 घंटा मुझे प्रतीक के और करीब ले आया था। जब पापा ने मुझे प्रतीक के बारे में जानने को कहा था, तब उसे जानने की कोशिश करता, तो उसे इतने करीब से नहीं जान पाता। थैंक्स, थैंक्स टू मी। आखिर मैंने ही तब यह निर्णय लिया था
कि प्रतीक से उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछूंगा। प्रतीक को अंदर से इतना दुखी देखकर मैं उसे एक बार फिर वो कॉफी हाउस वाला किस्सा नहीं बता पाया। वो भी अभी सो रहा था, ऐसा हमें लगा, क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं और वो एक करवट लेटा हुआ पड़ा था। उस कमरे में सोने के लिए कोई दूसरा बिस्तर नहीं था जहां हम दोनों थोड़ी देर पांव पसार सकते। हमने अपने आप को कुर्सियों पर ही पसार दिया। मैंने अपने पांव भूपी के बेड के नीचे लगे लोहे के सरिये पर रख दिए। मैं अब आराम की स्थिति में था। शायद इस बार कील वाली कुर्सी प्रतीक के पास थी। मैंने सोचा कि प्रतीक परफेक्ट है, वो मैनेज कर लेगा। आखिर वो पिछले कई सालों से अपनी लाइफ को मैनेज ही कर रहा था, बिना अपने पिता के। पिता जो कि जिंदा है पर उसके साथ नहीं। प्रतीक कुर्सी पर बैठ गया था। हम दोनों चुप थे। मैं सोच रहा था कि भूपी के जगने पर उससे क्या बात की जाए। शायद प्रतीक भी यही सोच रहा था। मैंने एक नजर अपने बैग पर डाली, पर अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। आंखों में नींद थी, पर सोने की जगह नहीं थी, और यूं कुर्सी पर सोने की हमें आदत नहीं थी। भूपी के सिरहाने दवाइयां रखी थी। मैंने एक नजर प्रतीक पर डाली। उसकी आंखें बंद थीं। शायद उसे झपकी आ गई थी। वो मानसिक रूप से काफी थका हुआ था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे लिए उस स्थिति में ज्यादा देर बैठे रहना और ज्यादा तकलीफदेह हो सकता था। मेरी गलतफहमी अब तक दूर हो चुकी थी। कील अब भी मेरी ही कुर्सी में थी। मैंने अपना वजन कुर्सी के कोने पर डाला, तो कील ने अपना काम कर दिखाया। चुभन इतनी तेज थी कि मेरा चिल्लाना जायज हो सकता था, पर प्रतीक और भूपी को सोता देख नहीं चिल्लाया। मेरी इस कुर्बानी का उनको कभी पता नहीं चलेगा। रात के 11:30 बज चुके थे। वार्ड की लाइट बंद थी। सो आर.एस. अग्रवाल को मैंने अपने बैग में ही रेस्ट देना ठीक समझा। हालांकि एक बार तो सोने की कोशिश की, पर उसमें कामयाब नहीं हुआ। जब ऐसा होता है कि वक्त गुजारने का दिमाग ऊट-पटांग बातें सोचने लगता है। वैसे जैसे कि दिमाग में आया, अगर मेरी स्थिति किसी फिल्म में राजकुमार की होती तो वो कहता, जानी, आंख बंद करने और सोने में फर्क होता है, समझे? मैंने देखा कि मेरी हाथ मेरी गर्दन को खुजा रहे थे। मैं मुस्कुराया। इस एक ख्याल ने मेरे 3 मिनट पास कर दिए। आई वॉज हैप्पी। जब हम जानबूझकर कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता। सो मेरी सारी कोशिश बेकार गई। मैं अपनी कुर्सी से उठा। उठने पर कील ने जितना दर्द हुआ, उतना उसके चुभने पर भी नहीं हुआ। मेरी एक और कुर्बानी। मैंने एक नजर भूपी और प्रतीक पर डाली। उन दोनों को चैन से सोता देखकर जलन होने लगी। मैं वहां से बाहर आ गया। अब मैं गैलरी में था, जहां कई वार्ड बने हुए थे। पूरी गैलरी में रोशनी थी। ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी। एक ट्यूबलाइट लुक-जुक कर रही थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबको पूरी आजादी है, जैसा चाहें वैसा बिहेव करें। मैंने ट्यूबलाइट को देख मन ही मन कहा और मुस्कुरा दिया। मुझे इस तरह अकेले में ट्यूबलाइट देखकर मुस्कुराते हुए कोई देख लेता तो यकीनन पागल समझ लेता। मैं गैलरी में आगे बढ़ गया। गैलरी सुनसान थी। वहां से निकलकर एक बार फिर इमरजेंसी वार्ड से होता उसके पीछे की ओर आ गया। इतनी रात को अकेले हॉस्पिटल में घूमना अजीब लग रहा था, पर यह उस बोरियत से तो भला था। उसके पीछे की ओर शायद स्पेशल वार्ड था, शायद वीआईपी वार्ड। वहां थोड़ी चहल पहल थी। पेशेंट से मिलने वाले कुछ लोग जा रहे थे। मैंने देखा, एक महिला हाथ में टिफिन लिए आ रही थी। शायद पेशेंट के लिए खाना लाई होगी। वो काफी दूर थी। जैसे जैसे पास आती गई उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। मैंने उसके चेहरे पर नजर जमाई। ओ माय गॉड, यह तो नेहा की बुआ है। मैंने खुद से कहा। आवाज इतनी ही थी कि मैं खुद सुन सकूं। कहीं नेहा तो नो नो, शुभ शुभ सोच अनुराग। वो एक वार्ड के अंदर चली गई। मैं वहीं गैलरी के चक्कर काटता रहा। ठीक 10 मिनट बाद उस वार्ड से कोई बाहर निकला। वो नेहा थी। मैंने दूर से ही देखकर पहचान लिया। मैं उसके पीछे की तरफ था। उसने लोअर और टी शर्ट पहन रखा था। मैंने हल्की से आवाज लगाई, नेहा। वो आवाज सुनकर रुक गई। मैं भागकर उसके पास गया। शी वॉज लुकिंग सेक्सी इन दैट ड्रेस। पहली बार मैं उसे स्लीवलेस टी शर्ट में देख रहा था। हाय नेहा, मैंने कहा। अनुराग। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि मेरी इस गेस्ट अपीयरेंस पर उसे आश्चर्य हो रहा था।
हालांकि सोचा तो मैंने भी नहीं था कि इतनी रात इस तरह इस ड्रेस में नेहा मेरे सामने होगी। तुम यहाँ? नेहा आश्चर्य से बोली, जैसे कि मेरे एसएमएस आने पर प्रतिबंध लगा हो। मैं मुस्कुरा दिया। उसने एक नज़र वार्ड पर डालते हुए कहा, हम यहाँ बात नहीं कर सकते। मेरी बुआ बाहर आ सकती हैं। वो उस वार्ड में है। तो मुझे कार पार्किंग में आकर मिलो। इतना कहकर वो पार्किंग की ओर चल दी। तुम यहाँ कैसे? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हालांकि नेहा से मिलकर मैं खुश था, पर किसी को इतनी रात गए हॉस्पिटल में देखने के बाद यह सवाल पूछना जायज था। हम एक काले रंग की सेंट्रो के पास खड़े थे। मैंने उसके गेट से अपनी पीठ सटा रखी थी और नेहा मेरे सामने खड़ी थी। कुछ सही नहीं है, उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी जो मैं देख सकता था। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए खड़ा रहा। मुझे पता था थोड़ा सा गैप लेकर नेहा बोलेगी, और वो बोली, मेरे अंकल जिनके पास मैं यहाँ रहती हूँ वो यहाँ एडमिट है। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें लाना पड़ा। मेरी बुआ पिछले 2 घंटे से रोए जा रही हैं। कहते हुए उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। वो इन आंसुओं के साथ और खूबसूरत लग रही थी। उसकी स्किन पर आंसू बड़ी नजाकत के साथ लुढ़क रहे थे, और मुहासों पर से जब वो गुजरते तो लगता कि किसी स्पीड ब्रेकर पर से गुजर रहे हों। हाँ, मैंने तुम्हारी बुआ को देखा वहां गैलरी में। उनके हाथ में टिफिन था। इतना कहकर मैं थोड़ा खामोश हुआ। नेहा कुछ नहीं बोली। वो संभलने की कोशिश कर रही थी। उस चुप्पी को तोड़ना जरूरी था। तो डॉक्टर ने क्या कहा है? इज ही सीरियस? मैंने पूछा। उसने 3 सेकंड का पॉज लिया और फिर कहा, उन्हें कैंसर है। क्या? मैंने ऐसे रिएक्ट किया मानो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता उसके अंकल की है। हाँ अनुराग, अंकल को यह बात पता है। हाँ, सबसे पहले उन्हें ही पता थी। उन्होंने बुआ को बताया और बुआ ने मुझे। कई सालों से उनका इलाज चल रहा है, पर इस मेडिकल साइंस के पास इसका इलाज नहीं। ये साइंटिस्ट भी वाइग्रा बना देंगे, पर कैंसर की वैक्सीन इनसे नहीं बनती। काश कि मैं वैज्ञानिक होता नेहा, तो सबसे पहले कैंसर की दवाई ही खोजता। ये मेरे मन की आवाज थी जो मन में ही रह गई, और यही उचित भी था। आई लव माई अंकल एंड बुआ, और जब भी वो रोती हैं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी आवाज में दर्द था। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा, क्या मैं उनमें से किसी टुकड़े में रहता हूँ? शायद दिल के सबसे छोटे वाले टुकड़े में। नेहा रोने लगी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ, पर कुछ तो कहना था। मैं इतना भी इडियट नहीं था कि उसे रोता छोड़ दूं जिसे मैं प्यार करता था। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जल्दी ही, और अगर रोने से उनकी हालत में सुधार आता है, देन आई एम रेडी टू क्राई विद यू। ओह, इट वॉज रियली वेरी इंप्रेसिंग डायलॉग। मेरा अपना डायलॉग। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए। कहते हुए उसने अपने आंसू पोंछे। मेरा डायलॉग अपना काम कर गया था। नेहा, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो सोचो तुम्हारी बुआ कितनी दुखी होंगी। यू नो, वो भी रोती हैं। जब भी रोना होता है वो बाथरूम में जाकर रोती हैं। नेहा बोली। वो अब तक अपने आंसू पोंछ चुकी थी, पर एक आंसू अब भी उसके मुहासे पर अटका था। औरतें भी कितनी खोजी प्रवृत्ति की होती हैं। रोने के लिए बाथरूम की खोज, सुरक्षित जगह। ओके यू टेल, तुम इतनी रात को यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? नॉर्मल होते हुए उसने पूछा। मैंने सोचा कि तुम तो रात भर पढ़ते होंगे, ताकि एटलीस्ट एक सेक्शन में टॉप करके मोबाइल खरीद सको। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे अपने मोबाइल से, जैसा कि तुमने वादा किया था। नेहा ने मुझको मेरा वादा याद दिलाया। मुझे भूपी पर गुस्सा आया। वो मेरी लव स्टोरी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने के लिए आमादा था। दरअसल मेरा एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। ही अटेम्प्टेड सुसाइड। एक्चुअली उसने ट्राइका खा ली थी। मैंने जानबूझकर ट्राइका का नाम लिया ताकि नेहा को लगे कि मुझे मेडिसिन के बारे में भी जानकारी है। ओह, देन? उसने पूछा। अब खतरे से बाहर है। पर उसने यह क्यों किया? कोई अफेयर, फैमिली फैमिली प्रॉब्लम? उसने ऑप्शंस दिए, पर असल कारण का तो वो अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। पता नहीं। मैंने उससे झूठ बोल दिया। ब्लडी भूपी। एक नेहा है जो अपने अंकल की जिंदगी के लिए लड़ रही है, और एक वो है जो अपनी जान देने पे आमादा है। पता नहीं। पता है, मैं 2 दिन से पढ़ नहीं पाया। पता नहीं आगे क्या होगा, पर मैं कोशिश करूंगा।
अभी वो अकेला है? नहीं, प्रतीक उसके साथ है, वो दोनों सो रहे हैं। और तुम्हें नींद नहीं आ रही है, राइट? एक्चुअली वहाँ वार्ड में सिर्फ एक ही बेड है। प्रतीक तो चेयर पर ही सो गया। मेरे लिए चेयर पर सोना मुश्किल है, स्पेशली अगर चेयर में कील हो तो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी जवाब में मुस्कुरा दी। रवि जनाब गैलरी में घूम रहे थे। उसने मेरे चेहरे पर गौर से नजर जमा मारते हुए कहा। मैं एक बार फिर मुस्कुरा दिया। सो देन? वो कुछ कहते हुए रुक गई। हालांकि मुझे बाद में समझ आया कि लड़कियां जब लड़कों से कुछ कहना चाहती हैं तब ऐसे बोलती हैं। नेहा ने कहकर एक बार फिर निगाहें मेरे चेहरे पर टिका दी। मैं चुप रहा। इडियट। चलो कॉफी पीने चलें, उसने कहा। इतनी रात को वो मुझे कॉफी ऑफर करेगी यह मैंने नहीं सोचा था। और तुम्हें तो घर जाना होगा, मैंने कहा। दरअसल मैंने जताया कि मुझे उसकी चिंता है। हाँ, आज रात को बुआ यहीं हॉस्पिटल में रुकेंगी और मैं अकेली घर पर। सो अब मैं कहीं भी जाऊं, बुआ के अनुसार तो मैं घर पर ही हूँ। और अगर उन्होंने फोन कर दिया तो कह दूंगी कि मैं सो गई थी। बुआ को जानती हूं मैं, वो नहीं करेंगी। वो बस रोती रहेंगी। इससे पहले कि वो भावुक होकर रोने लगती, मैंने उससे हाँ कह दिया। पर इस वक्त कॉफी कहाँ मिलेगी? सरस पार्लर। चलो आज तुम्हें जयपुर की एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जो पूरी रात जागती है, नेहा बोली। मैंने मन ही मन दोहराया, सरस पार्लर? विल यू ड्राइव? कार का दरवाजा खोलते हुए नेहा बोली। मुझे चलाना कहाँ आता है? मैंने मायूसी से कहा। इट्स ओके, बहुत आसान है सीखना, उसने कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। काश कि वो भी कोमल की तरह कहती कि वो मुझे ड्राइविंग सिखा देगी। मैं आगे उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रात को 1 बजे मैं नेहा के साथ उसी की कार में कॉफी पीने जाऊंगा। थैंक्स टू भूपी, थैंक्स टू हिज सुसाइड अटेम्प्ट, थैंक्स टू दैट ब्लडी कील। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। आई लाइक दिस सॉन्ग, नेहा पुली। रेडियो मिर्ची पर यह गाना बज रहा था। हम जयपुर की किसी बहुत ही चौड़ी सड़क पर थे। आई टू। एक्चुअली सोनू निगम ने इसे बहुत ही प्यारी तरह से गाया है। मैंने एक्सपर्ट कमेंट दिए। ओके, तुम्हें और क्या पसंद है? मेरा मतलब तुम्हारा पसंदीदा गाना, नेहा ने पूछा। थैंक गॉड कि गाना बोल के उसने मेरा जवाब गाने तक सीमित कर दिया। चांद हुआ मध्यम, मैंने कहा, पर गुनगुनाने की कोशिश नहीं की। अगर करता तो वो कोशिश कम और गुस्ताखी ज्यादा होती। ऐसे थोड़ी ही है। इट्स सूरज हुआ मध्यम, नेहा ने तुरंत मुझे टोका। मैं झेप गया। जब से जयपुर आया हूँ आज पहली बार गाने सुन रहा हूँ। सो अब चांद और सूरज में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, मैं बोला। और सुनकर वो मुस्कुरा दी हमेशा की तरह। मैं आपकी अपनी आरजे पल्लवी। प्यार से लोग मुझे पल्लो कहते हैं। मौसम सुहावना हो रहा है। बाहर ठंडी हवा चल रही है। इस हवा के संग आपको सुनाती हूँ ऐसा गाना जो आपको बना देगा मौसम के जैसे रोमांटिक। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। एफएम पर गाना बदल गया था। मैंने नेहा की ओर देखा। खिड़की से आ रही हवा उसके बाल उड़ा रही थी और वो बार बार उन्हें संभालने का जतन कर रही थी। मेरी एक बार नजर फिसल के उसके हाथों पर गई। द वाइट सेक्सी स्किन। क्या हुआ? उसने मेरी ओर देखे बगैर कहा। मैं झेप गया। लंबे बाल रखना सच में कितना कठिन होता होगा, मैंने कहा और नजरें उसके खूबसूरत हाथों से हटाईं। ओ, तुम मेरे बालों को देख रहे थे? वो एकदम सहजता से कह जाती है और मैं झेप जाता था। इतना कहकर वो मेरे चेहरे की ओर देखकर बोली, जस्ट किडिंग यार, और हंस दी। उसने एक बार फिर अपनी आंख के आगे आ रहे बालों को हटाया। गाना अब भी बज रहा था। हम दोनों चुप थे। सो तुमने वो कॉफी हाउस वाली बात प्रतीक को बताई? नेहा ने बिना मेरी तरफ देखे मुझसे पूछा। नहीं, जब भी बताने की कोशिश करता हूँ उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं बता पाता। मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। उसकी जिंदगी में पहले से बहुत सी परेशानियां थोक के भाव आई हुई हैं। अनुराग, तुम्हारे भी गजब दोस्त हैं। एक है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की, दूसरा है जिसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ कॉफी हाउस में चाय पी रही थी।
नेहा बोली। पर बात तुमने अधूरी कही, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहना जारी रखा, नो, मेरे 3 दोस्त हैं और तीसरे को भी दिक्कत है, जैसे कि उसके अंकल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो मेरी ओर देख के मुस्कुराई। वो इन 3 दोस्तों के बीच तुम अकेले हो जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फ्री मैन? नहीं, इतना फ्री भी नहीं हूँ, मैंने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा। वो सामने की ओर देख रही थी, जो कि गाड़ी चलाने का पहला नियम है। मेरी बात सुनकर उसने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और पूछा, रियली? व्हाट प्रॉब्लम? टेल मी। मेरे इस दोस्त की प्रॉब्लम भी मेरी ही प्रॉब्लम है। मेरा इतना कहना था कि नेहा ने एकदम से ब्रेक लगा दिए। मुझे लगा उसे मेरी बात बुरी लग गई। कहीं मैंने अपनी सीमा तो नहीं लांघ दी। मैंने नेहा की ओर देखा। सच में तुम ऐसा सोचते हो? नेहा बोली। मैंने सिर्फ हाँ कहा। नेहा मेरी ओर देखती रही। गाना खत्म हो चुका था। विज्ञापन चल रहे थे। नेहा कार से उतरते हुए बोली, यही सरस पार्लर है। तो ये है सरस पार्लर। मैंने गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा। फिर मैंने इधर उधर नजरें घुमाई। यह एक खूबसूरत जगह थी। एक बड़ा सा लॉन, उसके बीचों बीच एक फाउंटेन, जो उस वक्त बंद था। पूरे लॉन में टेबल कुर्सी लगी हुई थी, जिन्हें बैठने वाले अपनी सुविधा और इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। पर आज तो यह जगह भी नेहा के समान फीकी लग रही थी। ऐसे पब्लिक प्लेस पर नेहा जैसी लड़की के साथ आकर मैं प्राउड फील कर रहा था। आई वॉज विद अ ब्यूटीफुल गर्ल वियरिंग स्लीवलेस टी शर्ट। कैसा लगा? नेहा ने पूछा। क्या? सरस पार्लर और क्या? मैं सरस पार्लर से ज्यादा नेहा को निहार रहा था। इट्स ब्यूटीफुल। मैंने नेहा और सरस पार्लर दोनों की तारीफ कर दी। क्या लोगी? आई थिंक यहाँ सेल्फ सर्विस है। मैंने सरस पार्लर पर एक नजर मारते हुए कहा। उसने पलकें झपकाकर हाँ कहा। ओ, ये तो आंखों से भी बात करती है। ये मेरे मन की आवाज थी। कैपुचिनो राइट? मैंने अपने कदम काउंटर की ओर बढ़ाते हुए कहा। अनुराग, जस्ट अ मिनट। नेहा की आवाज सुनकर मैं रुक गया। वो मेरे पास आई और एकदम मेरे सामने आकर आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें क्या पसंद है? कैपुचिनो? मैंने सहजता और सरलता के साथ कहा। नहीं, कैपुचिनो तो मुझे पसंद है। उसने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा था, मानो जो वो कह रही थी मैं उसे नकार रहा था। तुम हर बार कैपुचिनो ऑर्डर करते हो क्योंकि वो मुझे पसंद है, ना कि तुम्हें। आज तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? उसने पूरी बात में एक बार भी पलक नहीं झपकाई। हाँ, बात पूरी करने के बाद एक बार बाहों को ऊपर किया था। यह मेरा स्पेशल विजुअल इफेक्ट था। मैंने अपनी बात कहने के लिए जैसे ही अपने होठों को खोला, उसने कहा, प्लीज कैपुचिनो तो बोलना ही मत। मुझे पता है तब तुम झूठ बोल रहे होंगे। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तो इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। मैं इतना कहकर काउंटर पर चला गया। वापस आया तो मेरे हाथ में कुल्फी थी। ये लो, ये है मेरी पसंद। पता है अनुराग, जाने कितना टाइम हो गया कुल्फी खाए हुए। सच्ची, अजमेर में मम्मी के साथ बाहर बाजार जाकर खाती थी तो जरूर खाती थी, पर जरूर जयपुर आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बस किसी के साथ बैठो तो कॉफी ही पीनी पड़ती है। नेहा ने कुल्फी हाथ में पकड़ते हुए कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, अभी तुम्हारे साथ खड़ी होकर लगता है एकदम टेंशन फ्री हूं। मैं उसकी बात सुन मन ही मन खुश हुआ। मेरे पास इस खुशी के पीछे पूरे 3 पॉइंट थे। एक, पूरे जयपुर में मैं एक ही हूं जिसके साथ उसने कुल्फी खाई। दूसरा, मैं ही ऐसा लड़का हूं जिसके साथ होने पर वो अपने टेंशन फ्री महसूस करती है। तीसरा, और उसने आज आधा बिल पे करने की बात नहीं की। तो तुम्हारे दोस्तों की प्रॉब्लम्स के सिवा तुम्हारी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसने बात बदलते हुए कहा। नेहा और मैं अब तक सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ही तो बात कर रहे थे। बस अब नहीं, कुछ अच्छी बातें करते हैं। जैसे कि हम्म जैसे कि जैसे कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। आई मीन टुनाइट। ओह थैंक्स। वैसे भी तुम भी बुरे नहीं लग रहे हो। इतना कहकर वो मुस्कुराई। पर इस बार की मुस्कान पहले वाली मुस्कानों से कुछ अलग थी। बात शुरू हुई तो कुल्फी खत्म हो चुकी थी। तक पार्लर में गिने चुने लोग ही थे और हम तो अपनी नेहा की कार के पास ही खड़े होकर बातें कर रहे थे। एक और कुल्फी खाएं?
नेहा ने कहा। आर यू श्योर? मतलब तुम्हें घर जाने में देर नहीं हो जाएगी? मैंने चिंता जाहिर करते हुए कहा। ओके, मुझे देर हो रही है। तुम मेरे साथ बोर हो रहे हो। मैं समझ गई। लेट्स गो। नेहा ने नाराज होते हुए कहा। जब वो नाराज होती थी, उसकी आंखें और खूबसूरत हो जाती थी। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा। नो नो, जस्ट मूव। इतना कहकर नेहा ने कार का दरवाजा खोला और अंदर जाकर बैठ गई। मैं चकित था। नेहा को समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लड़की किस बात पर हंसती है या किस बात पर नाराज हो जाए, शायद इसकी भविष्यवाणी नेस्त्रादमस भी नहीं कर सकता था। नेहा, मैंने शिकायत के लहजे में कहा। वो स्टेयरिंग पर बैठे सामने की ओर देखे जा रही थी। मैं पार्लर के सामने रखी एक बेंच पर बैठ गया, जो कि कार के एकदम पास में ही थी। अनुराग, लेट हो रहे हैं। नेहा बोली। मुझे यहीं छोड़ के जाना चाहो तो जा सकती हो। मैंने कहा। अनुराग, उसने बनावटी गुस्से में कहा। मुझे तो एक और कुल्फी खानी है, सोच लो। या तो मेरे साथ कुल्फी खाओ या अकेली चली जाओ। वो तुरंत गाड़ी से नीचे उतर आई और मेरे पास में बेंच पर आकर बैठ गई। बेंच छोटी थी। पहली बार उसकी खूबसूरत स्किन उससे टच हुई। बेंच बनाने वाले का शुक्रिया, पर उसके छुअन भर से मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। मैं तुरंत खड़ा हो गया। बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो? मैंने खुद को सहज करते हुए नेहा से कहा। अब मैं पहले से बेहतर अनुभव कर रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराई। अब कुल्फी ले भी आओ, उसने हक से कहा। मुझे अच्छा लगा। मैं एक बार फिर काउंटर पर गया। यू नो अनुराग, जब भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ना, मुझे डर नहीं लगता। एकदम सिक्योर सिक्योर सा फील होता है। अदरवाइज किसी नए शहर में लड़के के साथ टाइम बिताना आसान नहीं। जयपुर है यार, मिनी मेट्रो। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे अपना बेहद जरूरी चौथा पॉइंट मिल गया था। नेहा को मुझ पर विश्वास है। रात के 2 बज चुके थे। दूसरी कुल्फी खत्म हुए 10 मिनट हो चुके थे और हम दोनों एसएमएस के बाहर कार में बैठे थे। अनुराग, तुम्हारे फोन का वेट करूंगी, तुम्हारे अपने मोबाइल से। पक्का करूंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस क्या? तुम फिर से आंसू नहीं बहाओगी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक बार फिर पलकें झुकाकर उसने मुझे प्रॉमिस किया। फिर कार से नीचे उतरते हुए मैं बोला, विश्वास करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो बिना कुछ बोले मेरे चेहरे की ओर ही देखे जा रही थी। ओके, गुड नाइट। मैंने उसकी खिड़की के पास आकर कहा। गुड नाइट। नेहा, इस रात की सारी गुडनेस तुम्हारे साथ जाने के साथ ही खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुन वो मुस्कुराई। जाते जाते वो जोर से बोल गई, इंतजार करूंगी फोन का। मैं उसकी गाड़ी को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गई। मैं एक बार फिर एसएमएस के अंदर था। पूरी रात वहीं कुर्सी पर बैठकर गुजारनी पड़ी। अगले रोज मैंने डॉक्टर से कहा कि अगर वो चाहें तो भूपी को एक दिन और एडमिट रख सकते हैं। हाँ, मेरी यह बात सुनकर एक बार प्रतीक ने मुझे घूरा जरूर था। ऐसा होता तो शायद एक बार फिर नेहा से मुलाकात हो जाती, पर डॉक्टर ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। काश कि उसने एक दो ट्राई का और खा ली होती। भूपी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हेलो पापा। अनुराग, कल तू हॉस्टल में नहीं था। सुनाए तुम्हारे सामने वाले रूम में रहने वाले लड़के ने सुसाइड किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या जागीर सिंह जी झूठ बोल रहे थे? जागीर सिंह? ये कौन? तुम्हें अपने हॉस्टल के मालिक का नाम भी नहीं पता? ओ माय गॉड। इसका मतलब पापा ने कल डिवाइन पैलेस में फोन किया और बूढ़े ने सब कुछ बता दिया। नहीं। हाँ, वो दरअसल ऐसे लड़कों से दूर रहा करो। और तुम रात को कहाँ थे? हॉस्पिटल में? उसी लड़के के साथ? मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बाकी और लड़के भी थे। बाकियों का मुझे नहीं पता। तुम वहां पढ़ने गए हो। अपना टाइम और मन दोनों पढ़ाई में लगाओ। जी। पैसे हैं? हाँ, अभी तो हैं। कभी कभी सोमदेव अंकल के यहाँ चले जाया करो। जी। तुम बता रहे थे कि तुम्हारा टेस्ट है। हाँ, 2 दिन बाद ही है। ठीक से तैयारी करना। और फिर मम्मी से बात हुई और उनके सवालों के जवाब भी दिए। हॉस्टल आकर प्रतीक को जब बताया कि बूढ़े का नाम जागिर सिंह है, तो दोनों खूब हंसे।
इतनी तैयारी के बाद भी मुझे पक्का यकीन नहीं था कि मैं रीजनिंग में टॉप कर पाऊंगा। भूपी वाले केस ने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया था। इरशाद ने डिवाइन पैलेस छोड़ दिया था। यह सनसनीखेज खबर मुझे अंकुर ने दी। उसके अनुसार वो अपने सामान के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया। ब्लडी डरपोक। पर वो इंस्टीट्यूट आधा था। खैर, मैंने या प्रतीक ने उसे नहीं देखा। हम तो अपने मिशन मोबाइल में लगे हुए थे। शाम का समय था। सत्तू के एक स्टूल पर चाय लाकर रखी। भूपी हम लोगों के साथ नहीं था। हमने भी उससे कुछ नहीं पूछा। कम से कम टेस्ट तक हम ऐसे किसी भी विषय को नहीं छेड़ना चाहते थे जो हमें विचलित करे या हमारा ध्यान बांटे। अंकुर हमारे साथ था। जब भी मैं अंकुर से मिलता मुझे प्रतीक की वो बात याद आ जाती। ब्लडी अंकुर काइंड ऑफ लव। और हंसी छूट जाती। अंकुर, तैयारी तो जबरदस्त होगी। मैंने पूछा। लगी पड़ी है यार, मत पूछ, उसने प्रतिक्रिया दी। क्यों, तू प्राइज मनी नहीं जीतना चाहता? और कुछ नहीं तो गरिमा को इम्प्रेस करने के लिए ही सही। मैंने कहा। यार, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे गरिमा इस टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रही है कि मैं टॉप करूं और वो सबके सामने मुझे किस करे। तू एक सच्ची बात बताना, तू प्यार करता है क्या उससे? यह सवाल पूछने के पीछे मेरा यह जानने का मकसद था कि अंकुर काइंड ऑफ लव आखिर है क्या। देख भाई, मुझे इंस्टीट्यूट की हर लड़की से प्यार है। उसने समझाना शुरू किया। मेरे प्यार की मात्रा उनकी ब्यूटी की मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। मतलब, जितनी सुंदर लड़की उतना ज्यादा प्यार। और गरिमा इंस्टीट्यूट की सबसे सुंदर लड़की है। सो मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कह के उसने बड़े इत्मीनान से चाय का एक घूंट अपने गले से उतारा, मानो किसी साधु ने प्रवचन के बाद पानी पिया हो, तरोताजा होने के लिए। हमारी बातचीत में प्रतीक का ध्यान कहीं और ही था। वो दूर कहीं किसी को घूरे जा रहा था, या यूं कह लो कि एक टकटकी लगाए देखे जा रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। इस चाय सेशन के बाद हम एक बार फिर डिवाइन पैलेस में थे। रात का समय था। मेरी टेंशन अपने चरम पर थी। टेस्ट और मेरे बीच में सिर्फ एक दिन का समय था। यह एक दिन मेरे और नेहा के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की सीढ़ी साबित हो सकता था। पर मुझे उम्मीद कम ही थी। जैसे कि मेरी तैयारी थी, मुझे टॉप 10 में भी जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी। सो मैं अब कभी नेहा को फोन नहीं कर पाऊंगा। वो कभी मेरी नहीं हो पाएगी। मैं प्यार के मैदान में लूजर कहलाऊंगा। तो मेरे लिए एक अदना सा टेस्ट टॉप नहीं कर पाए, कैट में क्या खाक परसेंटाइल लेकर आओगे? नेहा की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। नो, मैं जोर से चिल्लाया। मैं मोबाइल लूंगा। नेहा, आई विल कॉल यू पक्का। प्रतीक ने चौंक कर मेरी ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। सोच क्या रहे हो तुम? कहाँ है नेहा? कोई नहीं सुन रहा है तुम्हें। मुंगेरी लाल, पढ़ाई में मन लगाओ। मैं एक बार फिर झेप गया। यार प्रतीक, कैसे भी करके यह टेस्ट तो टॉप करना ही है यार। डू समथिंग, प्लीज डू समथिंग। कुछ तो कर अपने प्यार के लिए। मैं क्या करूं यार? पेपर तुझे देना है, परफॉर्म तुझे करना है। परफॉर्म? बेटा पेपर ले लेगा, बता रहा हूं। शांत रह, मन को शांत रख और शांति से पढ़। इतना कहकर प्रतीक ने अपनी नजरें अपनी किताब में गड़ा दी। तुम्हें लगता है तुम कभी वो इनाम का पैसा जीत पाओगे? इतना कहकर मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और कहा, नहीं। वो पी के केस ने सब बर्बाद कर दिया। अब क्या खाक compete करेंगे और तू तेरे प्यार से कैसे बात करेगा? तस्नीम मैडम। मैं उसको उकसा रहा था, पर किस लिए पता नहीं। मैं लगातार बोले जा रहा था। कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा मनोवैज्ञानिक ही मेरी स्थिति का सही विश्लेषण कर सकता था। हम मिडिल क्लास में मान्यता है कि वहीं का पढ़ा सर्वोत्तम होता है। माय डियर फट्टू, तू तस्नीम मैडम को आई लव यू बोल ही नहीं सकता। तुझे तो ऐसे एसएमएस ही करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए मोबाइल। मोबाइल के लिए पैसे और पैसे के लिए टेस्ट का पेपर। पेपर का जुगाड़ नहीं हो सकता कहीं से? हे भगवान, अगर तुम सुन रहे हो तो इस गरीब की मदद करो। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की ओर देखते हुए बोला। प्रतीक की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, पर वो कुछ नहीं बोला। थकार मुझे फिर से किताबों में खपना पड़ा। जिंदगी में हम चीजों को कितना आसान समझते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा आसान होती हैं, कहीं ज्यादा मुश्किल होती हैं, या हम सही समझते हैं और वो उतनी ही आसान होती हैं।
पर प्रतीक को मैं अब तक समझ ही नहीं पा रहा था। वो कब क्या कर देगा अनुमान लगाना मुश्किल था। अगले दिन जब मैं अपनी नज़रों को नोट्स में घुसाए हर वो कोशिश कर रहा था जो मुझे मोबाइल तक पहुँचाने में मददगार हो सकती थी, प्रतीक रूम से बाहर था। पिछले 1 घंटे से वो बाहर गया हुआ था। शायद उसने मोबाइल की आस छोड़ दी थी। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि वो कमरे में आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था। मेरे मन के सारे प्रश्न मेरी नज़रों से निकलकर उसके चेहरे पर गड़ गए। उसने अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला और कागज़ का एक बंडल उसमें से निकाला और मेरे सामने रख दिया। यही वो पेपर है जो तुम्हारे ले लेना चाहते थे और मैंने ले आया। व्हाट? मैंने आश्चर्य मिश्रित खुशी से कहा। हाँ बे, भगवान ने तेरी सुन ली। ये कल के टेस्ट के पेपर हैं। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बंडल खोला। यह तो सचमुच ही टेस्ट के पेपर थे। मैंने एक नज़र पेपर्स को देखा और एक नज़र प्रतीक को। आर यू श्योर ये कल के टेस्ट के पेपर हैं? मैं कंफर्म कर लेना चाहता था। मैंने वैसे ही पूछ लिया, भले ही हो, पर मैं जवाब में हाँ चाहता था। हाँ, ये पेपर नहीं बल्कि 2000 रुपए का चेक है। यह मोबाइल है। यह हमारा प्यार है। पर तुम्हें ये मिले कहाँ से? मैंने जानना चाहा, कहीं ये हमारे अलावा किसी और के पास भी तो नहीं थे? कल जब हम सत्तू के यहाँ चाय पी रहे थे और तुम अंकुर और गरिमा के प्यार के किस्से सुनने में व्यस्त थे, तब मेरी नज़र सत्तू के पास वाली फोटोकॉपी की दुकान पर पड़ी। तुम्हें वो लड़की याद है जो इंस्टीट्यूट में पैसे जमा करने के लिए काउंटर पर बैठी थी? मैंने गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। मैं उसे कैसे भूल सकता था? मुझे याद आया कि एक बार अंकुर ने कहा था कि उसे उस लड़की से भी प्यार हुआ था और उसे बार-बार मसानी के ऑफिस में आता-जाता देख उसने विचार बदल दिए। अब वो सिर्फ गरिमा पर स्थिर था। वही लड़की कल फोटोकॉपी की दुकान पर दिखाई दी। उससे पहले भी एक बार मैं उसे वहां देख चुका था। प्रतीक बोला। तो उसने तुम्हें वो पेपर्स दिए हैं? मैंने पूछा। शायद मूर्खतापूर्ण सवाल था। उसने मुझे घूरा और फिर कहना शुरू किया। मुझे सत्तू ने बताया कि यह तो अक्सर इंस्टीट्यूट की डॉक्यूमेंट्स यहाँ फोटोकॉपी करवाने आती है। बस फिर क्या था? मैंने सोचा हो ना हो, हमारे पेपर्स भी यहीं पर फोटोकॉपी होते होंगे। मैंने सत्तू से बात की। सत्तू ने उस फोटोकॉपी वाले से 100 रुपए में बात तय हुई और आज पेपर्स मेरे हाथ में है। मैं उसकी बात सुन अचंभित रह गया। वाह! क्या प्लान! तुम जीनियस हो। तुम ग्रेट हो। मैं बिस्तर से खड़ा हुआ और उसे एक सैल्यूट मारा। उसने गर्व से अपना एक पैर दूसरे पर रख दिया। बट यार, कॉपी कराते समय तो वह लड़की वहां खड़ी रहती होगी, फिर उसे शक नहीं हुआ? मेरे इस सवाल पर सोनी टीवी के सीआईडी का खासा प्रभाव था। देख, फोटो कॉपी कराते समय कई बार एक दो पेपर खराब प्रिंट हो जाते हैं। आई मीन जो डार्क नहीं होते। सो उन्हें दुकानदार क्रश करके कचरे के डब्बे में डाल देता है। उसने भी ऐसा ही किया और उसके जाने के बाद मैं समझ गया। मैंने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। मेरे चेहरे पर खुशी की एक लंबी, शायद नील नदी से भी लंबी रेखा खिंच गई। मैंने अपनी किताब बंद कर दी और उछलते हुए बोला, माय डियर नेहा, इंतजार करो मेरे फोन का, मेरे अपने मोबाइल से। प्रतीक मेरी बात पर मुस्कुराया। हमें एक सेक्शन का पेपर भूपी को भी देना चाहिए, मैंने कहा। हाँ, आखिर वो भी हमारे ग्रुप का। इतना कहकर प्रतीक रुक गया। हम भूपी के कमरे में गए। वो कुर्सी पर बैठा था। सामने रखी टेबल पर अपना सिर टिका रखा था। हमारी आहट से भी वो नहीं चौंका। सो रहा है? चल फिर चलते हैं, मैंने कहा। जैसे ही हम कमरे से बाहर आने के लिए मुड़े, भूपी की आवाज आई, नहीं जाग रहा हूं, आ जाओ। हम पीछे की ओर मुड़े। भूपी अब भी वैसे ही लेटा था। अगर हम भूपी की आवाज को पहचानते ना होते, तो कहना मुश्किल था कि अभी कुछ सेकंड पहले भूपी ही बोला था। उसने अपनी गर्दन ऊपर की और अपनी टेबल पर फोल्ड करके रखा हुआ एक कागज प्रतीक के हाथ में पकड़ा दिया। हम दोनों ने कागज की ओर देखा। यह क्या है? प्रतीक ने पूछा। फिर भूपी के जवाब की प्रतीक्षा में उसके चेहरे की ओर ताड़ने लगे। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ, पर शायद कह नहीं पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैंने प्रतीक के चेहरे की ओर देखा। भूपी ने कहना जारी रखा। इस कागज में मैंने वो सब लिख दिया है जो मैं शायद तुम्हारे सामने तुम्हें ना कह पाऊं। प्रतीक ने कागज अपनी शर्ट की पॉकेट में रख लिया और ऐसे बिहेव किया मानो उसे अभी कुछ कहा ही ना हो। मैंने माहौल को बदलने के लिए कहा, माय डियर भूपी, कैसा हो अगर तुम किसी एक सेक्शन में टॉप कर जाओ?
उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैंने कह दिया हो कि राहुल गांधी देश का पीएम बन जाए। फिर मैंने इंग्लिश का एक पेपर उसके सामने रख दिया। उसने एक निगाह पेपर पर डाली। यह क्या है? उसने पूछा। उन दिनों हर किसी को सवाल पूछने में मजा आ रहा था। हालांकि पेपर पर एक निगाह डालकर वो भी इस सवाल को इग्नोर कर सकता था। यह कल के टेस्ट का पेपर है। प्लीज यह मत पूछना कि यह कहाँ से आया वगैरह वगैरह। पढ़ और इसे तैयार कर। बेटा 2,000 रुपए का चेक है ये, पोस्ट डेटेड। कहने के बाद मैंने स्माइल फेंकी, प्रतीक ने भी। फिर हम वहां से अपने कमरे में आ गए। प्रतीक, जब उसने कहा कि यह क्या है, मेरे मुंह से अचानक निकलने वाला था इरशाद का लव लेटर। यह सुनकर प्रतीक ने ब्लैंक एक्सप्रेशन दिए। यार एक सेक्शन अंकुर को भी दे दें क्या? मैंने दरियादिली दिखाते हुए कहा। तुम एक काम करो, ये पेपर दुनिया जहां में बांटाओ। आखिर हर एक को इनकी जरूरत है। कौन इन फॉर्मूलों में खुद को धकेलना चाहता है? प्रतीक गुस्से में बोला। यार गुस्सा क्यों होते हो? तुम कहते तो नहीं देते। मैंने इत्मीनान से कहा। पर प्रतीक इतने भर से खुश नहीं हुआ। मुझे इसके आगे भी बोलना पड़ा। टेस्ट में हर उस लड़के की फट जानी चाहिए जो हमारी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड लेकर घूमते हैं। प्रतीक कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, ठीक है उसे बुला ला। किसे? अंकुर को? मैं यह सुनकर मुस्कुरा दिया। हेलो। हेलो। नेहा। आप कौन? गैस करो। अनुराग। जी। सही पहचाना। अनुराग अर्ज कर रहा हूँ मोहतरमा। ओ माय गॉड, यू मीन आई मीन तुमने टॉप? हाँ मोहतरमा, इस बंदे ने टॉप किया। और अपने वादे के अनुसार वो अपने खुद के मोबाइल से बात कर रहा है। ओ अनुराग, आई एम हैप्पी फॉर यू। होना भी चाहिए। आखिर हम आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। सो तो है। और बताओ तुम्हारा दोस्त कैसा है? ही इज वेल। और तुम्हारे अंकल? पहले से ठीक है। तुमने मेरा नंबर देखा? नहीं। ध्यान नहीं दिया। हमारे लास्ट के 2 डिजिट सेम है। रियली? या और हाँ, ये कोइंसिडेंस नहीं है। मैंने बहुत मेहनत से ऐसा नंबर ढूंढा है। ओ, सो स्वीट। सो हम कब मिल रहे हैं? तुम बताओ। कल वहीं 2 बजे? ओके। कल तो मेरे इंस्टीट्यूट की छुट्टी भी है। ठीक है, पक्का। पक्का। बाय। बाय। एक मिनट, बोलो। वो तुमने प्रतीक को वो वाली बात बता दी? नहीं। बता दो। आज बताता हूँ। चलो बाय। बाय।